हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था मैं आपको आज वो भी रिवाइज करा दूंगा। ये सारे जीएसटी में चैप्टर्स है बेटा, 10 के 10 चैप्टर्स हैं, हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वो चैप्टर 1 था, जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सारा का सारा जीएसटी, पूरा का पूरा जीएसटी बेटा लिंक्ड रहेगा, तो क्लासेस मिस मत करना। आज की क्लास और आगे वाली क्लासेस सारी रेगुलर चलेगी और एक दूसरे से लिंक रहेगी, तो प्लीज़ कोई भी क्लास स्किप मत करना। ठीक है बेटा, ये सारे चैप्टर्स हैं। आपको अगर ये पीडीएफ अगर आपको ये सारी बुक्स नहीं मिली है, सारे चैप्टर्स आपको नहीं मिले, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जो जिस आज लेट सपोज आज का चैप्टर है क्लास चैप्टर 3, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 3, सप्लाई चैप्टर 3 के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, चैप्टर 3 से पूरी बुक लिंक्ड है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे बेटा 3.9 से। कोई भी टैक्स हमेशा स्टार्ट होता है बेटा लेवी एंड कलेक्शन से। राइट, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का मतलब किस पे लगाया जाता है, कलेक्शन मतलब गवर्नमेंट उसको कैसे कलेक्शन की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार पहले आपको पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। चलिए बेटा, ये लास्ट क्लास का है। जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था हमारा, एक साथ 2017 में एप्लीकेबल हुआ था ऑल इंडिया में। एक हफ्ते बाद जम्मू एंड कश्मीर भी एप्लीकेबल हो गया था। जीएसटी हमारा क्या है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, लगता किसी और के ऊपर है और उसको पेमेंट उसकी और कोई और करता है। ठीक है, जीएसटी में 3 टाइप के एक्ट है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बेटा आई का मतलब क्या होता है, इंटरस्टेट। जो अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है दूसरे स्टेट के साथ तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। जीएसटी में 2 एक्ट और है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये दोनों के दोनों साथ साथ लगते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हुई है, मतलब खरीदने वाला भी दिल्ली में और बेचने वाला भी दिल्ली में, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सर आप जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो बेटा, जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी क्लास कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये पिछला है इसलिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, ये दोनों मैंने आपको लगाना सिखाया था। आपको मैंने ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में कंपैरिजन कराया था कि जीएसटी से आने के बाद जीएसटी के से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो हमने सॉल्व करी थी, वो भी हमने देखी थी। ठीक है, जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए बेटा, वैट, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, ये सारे के सारे टैक्स क्या हो गए बेटा, सब्स्यूम्ड हो गए। जीएसटी के आने से ये सारे के सारे टैक्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो जीएसटी की कलेक्शन है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, लेकिन उसमें से आधा आधा डिवाइड हो जाता है, आधा सेंट्रल के लिए और आधा स्टेट के लिए। ठीक है बेटा, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए हमें स्टार्ट करना है बेटा सेक्शन 9 से, सेक्शन 9 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे सीजीएसटी एक्ट। राइट, सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। जो सेक्शंस चेंजेस होंगे, जो चेंज होंगे आईजीएसटी के, वो हमारे पास रेफर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मतलब किस पे लगाया जाता है, कलेक्शन मतलब कब कब हम कलेक्शन करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। वो कह रहा है कि जो टैक्स लगाया जाएगा ऑन द ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस। बेटा हमें आपको बीच बीच में कीवर्ड्स आपको नोट कराऊंगा, उन कीवर्ड्स को आपको नोट करना है क्योंकि पूरी की पूरा जीएसटी कुछ कीवर्ड्स पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स और वैट को कंबाइंड करके जीएसटी बना है, तो सर्विस टैक्स में कुछ चीज़ें चेंज की गई है, तो वो कुछ कीवर्ड्स पे डिपेंड है। तो कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विस दोनों या फिर बोथ। ठीक है, अगर सप्लाई होती है इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, लिखेंगे बेटा, लिख लो बेटा इसको, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट,
विद इन स्टेट। अगर हम पढ़ रहे होते IGST एक्ट तो क्या लिखा होता बेटा, इंटर स्टेट। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, CGST, तो क्या लिखा हुआ है, इंट्रा। ठीक है, चलिए, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर, कह रहा हूँ सारी सप्लाई पे लगेगा, गुड्स सर्विस और बोथ सब पे लगेगा CGST, बट किस पे नहीं लगेगा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेटा एल्कोहल माने क्या होता है, शराब, दारू, और एल्कोहलिक लिकर, लिकर माने शराब दारू, फॉर किसके लिए, ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन, जो पीने वाली शराब के ऊपर GST नहीं लगेगा। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट, मतलब पीने वाली शराब के ऊपर GST नहीं लगेगा। सर मन में एक क्वेश्चन आया, क्या अगर अभी लिकर के ऊपर कोई GST नहीं है तो क्या कोई भी टैक्स नहीं लगता, बेटा लग रहा है। अभी GST, अभी शराब के ऊपर अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों की दोनों लग रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी GST शराब के ऊपर नहीं लग रही। कौन सी वाली, जो ह्यूमन कंजम्पशन है, मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है एल्कोहलिक लिकर का, उसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन वाली के ऊपर नहीं लग रहा। ऑन द वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15, बेटा रेट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको भी, वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एट द सच रेट। कुछ रेट्स डिफाइन है GST के अंदर, फॉर एग्जांपल 0, 1, 5, 12, 18, 28, आप जितने भी आइटम हैं इन रेट्स में बेचे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी GST रेट नहीं लिया जाएगा। पहले क्या होता था, हर राज्य में अलग अलग, जैसे मान लो लैपटॉप का रेट यहाँ पे 18 है तो महाराष्ट्र में 12 था, किसी और राज्य में अलग था, लेकिन अब सेम है। अगर लैपटॉप दिल्ली में 18% पे बिक रहा है तो वही सेम रेट, वही सेम GST रेट पूरी ऑल ओवर इंडिया होगा। ठीक है, इन्हें बोल रहे हैं नॉट एक्सीडिंग द 20%। ये कह रहे हैं कि CGST हम मैक्सिमम 20% लेंगे, कम ले सकते हैं, कम के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है ये रहा। कह रहे हैं मैक्सिमम हम CGST 20% लेंगे, तो बेटा SGST साथ में कितना हो जाएगा, 20%। तो गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पावर है, हम मैक्सिमम कलेक्शन कर सकते हैं 40%। ये इन्होंने अपने पास एक पावर रख रखी है कि इन केस फ्यूचर में इनको 28% से बढ़ाकर इंक्रीज़ करना हो तो मैक्सिमम कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं बेटा, 40% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए हमने यहाँ पे पढ़ा द एक्सीडिंग 20% एज द केस में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। कह रहा है उसे नोटिफाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। किसके कहने पे, काउंसिल के कहने पे। काउंसिल उसको रिकमेंडेशन करेगी, अब गवर्नमेंट की मर्जी है माने या ना माने। द एंड कलेक्टेड इन द सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और किस मैनर में कलेक्ट करेगी, कह रहा है जो हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड है, जो दे रखा है उस मैनर में प्रिस्क्राइब करेगा। शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा वो उसको पेड कर देगा। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा बेटा, सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 में एक वर्ड रखे बेटा सप्लाई, इसको भी अंडरलाइन कर लो कि गुड्स और सर्विस का क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। एक मेन वर्ड छूट गया था हमसे, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सब सेक्शन 2, द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट। कह रहा है उस दिन से लगेगा, विद इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एज मे बी नोटिफाइड। कह रहा है इन पेट्रोल पे, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, क्रूड मतलब कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, मतलब बेसिकली पेट्रोल के ऊपर कब से लगेगा, कह रहा है जब हम बोलेंगे बेटा अभी तक गवर्नमेंट ने पेट्रोल के ऊपर GST एप्लीकेबल नहीं करा है। मतलब सब सेक्शन 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, नो GST। पेट्रोल के ऊपर क्या हो गया बेटा, नो GST। राइट, चलो आगे चलते हैं।
सबसेक्शन 2 के अंदर हो गया पेट्रोल, पेट्रोल के ऊपर नो जीएसटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब होता है, ये रहा, एविएशन टरबाइन फ्यूल का मतलब होता है जो एरोप्लेन इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल यूज़ होता है उसके लिए एविएशन, क्योंकि बहुत प्योर होता है, ये बहुत महंगा बिकता है इसलिए। सबसेक्शन 3, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज। कह रहा है जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचे हैं, सप्लाई करी है, उसका टैक्स कैसा दिया जाएगा, रिवर्स चार्ज बेसिस पे। और किस चीज़ के लिए बेटा, स्पेसिफाइड कैटेगरीज के लिए, सबके लिए नहीं। गवर्नमेंट बोला कि हमने कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज को नोटिफाइड किया है, उनके ऊपर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज क्या होता है एक बार समझाता हूँ आपको, समझिएगा। इसमें दो बातें होती है बेटा, एक नॉर्मल चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। पहले आप नॉर्मल चार्ज समझाता हूँ आपको। पहले नॉर्मल कंडीशन समझो, फिर आपको रिवर्स समझना। मिस्टर ए ने सर्विसेज दी है बेटा बी को, लेट सपोज 10,000 प्लस 18% जीएसटी 11,800। अब मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी 11,000 पे 800 उसको दे देगा, मिस्टर ए को दे देगा। मिस्टर ए 11,800 में से 10,000 डाल लेगा अपनी पॉकेट में और 1,800 रुपये जमा कर देगा गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल चार्ज। अब रिवर्स चार्ज समझना, इसे बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ए ने बी को सर्विसेज दी है, अब जो ए मिस्टर बी को बिल बना के देगा वो सिर्फ 10,000 का बना के देगा। मिस्टर बी 10,000 की पेमेंट कर देगा और इसके ऊपर अलग से 1,800 रुपये जोड़ेगा और वो 1,800 रुपये गवर्नमेंट को जमा करेगा। कौन करेगा बेटा, मिस्टर बी। एक छोटा सा, एक सेकंड, हाँ, कौन करेगा, मिस्टर बी। ठीक, मिस्टर बी गवर्नमेंट को जमा कर देगा। मिस्टर ए कौन है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विसेज दे रहा था। मिस्टर बी कौन है, सर्विस रिसीवर, मतलब इसकी पेमेंट कौन करेगा, सर्विस रिसीवर। तो आरसीएम किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सर्विस रिसीवर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये हर कंडीशन में नहीं है बेटा, कुछ नोटिफाइड कंडीशंस हैं, उन्हीं में आरसीएम हमारा लगता है। ओके सर, समझ में आ गया। आगे चलते बेटा। तो हम पढ़ रहे थे बेटा स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। कौन पे करेगा, द रिसिपिएंट, जो सर्विस ले रहा है, गुड्स और सर्विस और बोथ, जो इस चीज को रिसीव कर रहा है, गुड्स को और सर्विस। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द सच रिसिपिएंट। कह रहा है जीएसटी में जितने भी लॉ लिखा हुआ है, जितना भी एक्ट लिखा हुआ है, सारा का सारा एप्लीकेबल कर देंगे हम सब रिसीवर के ऊपर। इफ ही द पर्सन लाइबल फॉर द पेइंग द टैक्स इन द रिलेशन टू द सप्लाइंग ऑफ द सच गुड्स एंड सर्विस और बोथ। कह रहा माना जाएगा कि भाई तूने ये सर्विसेज वगैरह दी थी तो हम तुझसे टैक्स सारा वसूलेंगे। बहुत बढ़िया, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन 9(4) बेटा ये डेंजरस सेक्शन है, बहुत डेंजरस सेक्शन है, तो इसके ऊपर डेंजर मार्क कर लेते हैं, आप लोग भी मार्क कर लेना। अच्छा लग रहा है, ठीक है बेटा। अब समझो ये डेंजर क्यों है, क्या लिखा हुआ है। धीरे धीरे वर्ड्स को पढ़ाऊंगा, पहले आपको समझाऊंगा, फिर पूरा एक बार दोबारा रीड करवाऊंगा। द गवर्नमेंट में का मतलब बेटा मर्जी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of specified categories of goods and services or both received from an unregistered person pay the tax on the reverse charge basis as a recipient of this such supply or goods or services or both. All the provisions of this act shall apply to the such recipient as if he the person liable to paying the tax in the relation to the such supply of goods or services or both.
सर कुछ नहीं समझ में आया, पूरा बाउंसर। लो पहले समझो, एक बार बेटा पहले समझ लेते हैं, फिर आपको दोबारा रीड कराऊंगा, अब सारा समझ में आएगा आपको। ये कह रहा है अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने, अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ सर्विसेज दी हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी सर्विसेज दी है किसी को रजिस्टर्ड पर्सन को, बेटा रजिस्टर्ड का मतलब है जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अनरजिस्टर्ड का मतलब है जिसने जीएसटी के अंदर सर्विसेज जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, ठीक है। अगर आपने कुछ सर्विसेज ली है, अगर आप हो एक रजिस्टर्ड पर्सन और आपने अगर कुछ सर्विसेज रिसीव करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ आपका सर्विस प्रोवाइडर और आप हुए सर्विस रिसीवर, तो उसका टैक्स भी आप जमा करोगे, उसका टैक्स भी आप जमा करोगे। कैसे जमा करोगे? आरसीएम में, ठीक है बेटा। कैसे जमा करोगे? आरसीएम में। बहुत बढ़िया सर, इसमें डेंजरस क्या है? अब समझो इसमें डेंजरस क्या है। मान लो आपको स्टेशनरी की ज़रूरत थी, आप ऑफिस में बैठे हो, आपने जाके बगल से एक किसी बुक डिपो से आपने वो लिया है, स्टेशनरी का सामान लिया है, कोई पेन लिया है, कॉपी लिया है, किताब लिया है। आप बिल है 20 रुपये का, बिल है 50 रुपये का, बिल है 100 रुपये का। अब आप उसकी बैठ के अकाउंटिंग करोगे, उस पर बैठ के आप जीएसटी जोड़ोगे, उस जीएसटी का बिल बनाओगे, फिर आप उसकी जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करोगे। जिस मतलब आपकी कंपनी में एक पर्सन पर्टिकुलर सिर्फ किसके लिए बैठा होगा? इस अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन के लिए बैठा होगा। सेक्शन 9(4) के लिए एक अकाउंटेंट को स्पेशली बिठाया जाएगा। ये जब सेक्शन आया था बेटा बहुत हंगामा मचा था, फिर लोगों ने जब हंगामा मचाया तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर देता? स्टॉप कर देता। अभी भी ये सेक्शन स्टॉप में है और ये सेक्शन कैसा है बेटा? डेंजरस का मतलब है अगर आपने एक सुई भी खरीदी तो उसका टैक्स भी कौन पे करेगा? आप पे करोगे। मतलब उसके लिए बैठ के आप रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करोगे। दिस इज डेंजरस सेक्शन, ठीक है, क्योंकि हम बहुत कंपनी में इतना सारा सामान है जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं, राइट। चलिए अब दोबारा एक वर्ड्स आपको पढ़ाता हूँ तो आपको दोबारा से अब क्लियर आपको हो जाएगा। पढ़ेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने किसी पर्सन से सप्लाई और सर्विसेज ली है, गुड्स सर्विस ली है, रिसीव करी है फ्रॉम किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ सर्विसेज ली है तो उसे कैसे देना पड़ेगा बेटा? रिवर्स चार्ज बेसिस पे। समझ में आया? चलो ये था डेंजरस सेक्शन, आगे चलते हैं। सेक्शन 9(5) बेटा ई कॉमर्स वालों के लिए है। ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ई कॉमर्स हमने सुन रखा, हाँ बेटा, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब क्या है? ई कॉमर्स, ठीक है। एग्जाम्पल पेटीएम, सेक्शन पेटीएम के लिए नहीं है, एग्जाम्पल दिया है। हाँ कभी समझो सेक्शन पेटीएम के लिए बना दिया सर ने, हाँ गवर्नमेंट ने। सर द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by the notification specify the categories of service the tax intra-state supply of which the shall be paid by the electronic underline करेंगे electronic commerce operator if such services are supplied through it। अगर आपने सर्विसेज दे रहे हो किसके थ्रू? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। All the provision of this act shall apply to the such electronic commerce operator as if he the supplier the liable for the paying tax in relation to the supply of service। कह रहा है उसका टैक्स कौन देगा? सप्लायर पे करेगा। ओके जी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस। कह रहा है अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका हेड ऑफिस या जिसका ऑफिस इंडिया में नहीं है, इंडिया मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, डज नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस, ठीक है। मान लो जिसकी प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसका टैक्स कौन पे करेगा? तो इस वाले सेक्शन में वही बताया गया उसका टैक्स कौन पे करेगा। पढ़ते बेटा आगे। एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई ना कोई उसका ऑथराइज पर्सन होगा तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी लायबल टू पे द टैक्स।
उसका वो रिप्रेजेंटेटिव उसका टैक्स पे करेगा। ठीक है सर। सर अगर मान लो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी इंडिया में नहीं हुआ तो आइए बेटा पढ़ते जरा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव द फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड ऑल्सो ही डज नॉट हैव द रिप्रेजेंटेटिव, कह रहा है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इन द सेट टैक्सेबल टेरिटरी, द सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल अपॉइंट अ पर्सन इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, उसे कोई ना कोई एक पर्सन अपॉइंट तो करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, द सच पर्सन शेल बी लायबल टू पे टैक्स, उसको उस पर्सन को लायबल टू पे टैक्स माना जाएगा जिसको वो अपॉइंट करेगा। ठीक है बेटा, अब एक चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हम उसके आगे की क्लासेस उस चार्ट से हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा अब एक चार्ट बनाएंगे फटाफट से। चलो लिखेंगे एक बार सेक्शन 9, सेक्शन 9(1). हाँ जी 9(1) में क्या लिखा था बेटा, जो कीवर्ड्स है हमें कीवर्ड्स को लिखना है और कुछ नहीं। फर्स्ट एक वर्ड लिखा था बेटा इंट्रा, फिर एक वर्ड लिखा था इंटर। सर इंटर तो नहीं लिखा था बेटा, अगर सेक्शन आप IGST एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे इंटर लिखा होगा। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंटर मतलब विद अदर स्टेट। और क्या लिखा होता है बेटा, सप्लाई, सप्लाई, रेट, ये सब लिखे बता, वैल्यू, ये सब की चैप्टर से बेटा, सप्लाई के ऊपर बहुत बड़ा चैप्टर है वो पूरा पढ़ेंगे सप्लाई के ऊपर। फिर एक वर्ड लिखा हुआ था एक्सेप्ट, अल्कोहल, लिकर फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन। सेक्शन 2, हाँ जी क्या लिखा हुआ था बेटा, नो GST, किसके ऊपर नो GST, सर पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ठीक है, हाई स्पीड डीजल। हाँ जी RCM, RCM कौन से, नोटिफाइड केस वाले, सारे नहीं नोटिफाइड केस वाले, नोटिफाइड केस। ओके हाँ जी 9(4), सर ये बहुत डेंजरस वाला था RCM, जिसको हमने बनाया डेंजरस सेक्शन। डेंजरस क्यों था बेटा, क्योंकि सर्विसेज जा रही थी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन के पास, रजिस्टर्ड पर्सन के पास, इसलिए ये था डेंजरस सेक्शन। सेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर, बेटा हम IPCC का कोर्स पढ़ रहे हैं, IPCC के कोर्स के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, तो हम जितने भी है ई कॉमर्स ऑपरेटर को छोड़ के चलेंगे, बाकी सारा कवर करेंगे। राइट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, फटाफट से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है बेटा मुझे कमेंट करके, आप वीडियो के लिंक में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास जल्दी लेंगे हम लोग। कोई भी आपको कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट करें, आपको वहाँ पे उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके बाय बाय।